नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, कहते हैं कि जब भी किसी परिवार में कोई विपत्ति आती है या फिर डॉक्टर के इलाज कराने से इंसान अगर सही नहीं होता है तो आखिरी रास्ता अपनाता है, किसी पंडित, मौलवी या फिर ओझा सोखा के पास जाता है और यहीं वह आखिरी गलती कर बैठता है, और एक ऐसी गलती जो जिंदगी भर पछतावे में तब्दील हो जाती है। साथियों, एक परिवार में कोई भी बच्चा नहीं था। घर वाले बेहद परेशान थे, शादी को कई साल हो गए थे। डॉक्टरों के इलाज कराने के बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा था। तभी एक पत्नी अपने सहेली से बात करती है और बात करने के बाद वह उसे एक ओझा सोखा यानी कि झाड़ फूँक करने वाले बाबा के बारे में बताती है, और वह महिला उस बाबा के पास एक विश्वास के साथ जाती है कि उसे बच्चा पैदा होगा। और जब बाबा के पास जाती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 52 की। सेक्टर 52 में एक परिवार रहता था, धर्मेंद्र का परिवार। धर्मेंद्र के परिवार में उसके माता पिता और वह खुद यानी कि 3 लोगों का छोटा सा बेहद हंसता खेलता परिवार था। इसी दौरान जब धर्मेंद्र की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वह दिल्ली तैयारी करने लगता है। एक बेहद बड़े कोचिंग सेंटर में वह ऑफिसर बनना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था। लेकिन तैयारी करते करते समय गुजर जाता है, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब इसी दौरान धीरे धीरे उम्र भी बढ़ने लगती है। अब 32 से 33 साल का हो जाता है और उसके सारे अटेम्प्ट आईएएस बनने के खत्म हो जाते हैं। उसकी चाहत चकनाचूर होने लगती है। अब वह प्रदेश गवर्नमेंट की यानी कि यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की तैयारी करने लगता है। अब यूपी में उम्र 40 साल रहती है एसडीएम बनने की। अब वह उत्तर प्रदेश चला जाता है, इलाहाबाद से तैयारी करने लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र गुजरने लगती है तो अब उसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि आखिर एक उम्र होती है शादी की, उस उम्र में शादी कर देनी चाहिए। अब मोटापा भी धर्मेंद्र का बढ़ता जा रहा था, काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा धर्मेंद्र। अब उसके घर वालों को, माता पिता को शादी की चिंता सता रही थी। अब इसी दौरान उसके माता पिता शादी के लिए एक बिचौलिए से बातचीत करते हैं। अब कई रिश्ते आते थे। जब लड़के के शरीर को, धर्मेंद्र के शरीर को देखते तो लोग वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि धर्मेंद्र बहुत मोटा था। अब जब चले जाते थे तो अब घर वाले परेशान होने लगते हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है। अब घर वालों को चिंता सता रही थी कि लड़के की शादी कैसे होगी। इसी दौरान वह इलाहाबाद की ही रहने वाली एक लड़की पसंद करता है जो उससे भी बातचीत करती थी। दोनों बातचीत करने लगते हैं तैयारी के दौरान। लड़की भी एजेड रहती है, करीब 35 साल की, और 37-38 साल का लड़का। दोनों बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अब मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों ने ठान लिया था कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो दोनों कहीं ना कहीं कुछ करके अपना जीवन यापन करेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। दोनों के घर वाले एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों का परिवार शादी के लिए तैयार हो जाता है तो साथियों, अब उस लड़के की 2015 में धर्मेंद्र की और जो लड़की रहती है रेनू, दोनों की शादी कर दी जाती है। अब इधर अपनी पत्नी को लेकर वह दिल्ली में, मतलब गुरुग्राम में ही सेक्टर 52 में रहने लगता है। अब कुछ दिन और गुजरता है, करीब 1.5 से 2 साल हो जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इधर धर्मेंद्र काफ़ी परेशान था, सरकारी नौकरी मिली नहीं, और इधर शादी भी हो जाती है और शादी के बाद खर्चे बढ़ने लगते हैं। अब वह परेशान होकर एक छोटा सा कोचिंग संस्थान चलाता है और उसी में लोगों को, लड़कों को बुलाकर पढ़ाया करता था बेहद कम कीमत में। अब वहाँ से कुछ लड़के टीचर बनते हैं, कुछ लड़के पुलिस में होते हैं। अब उसे लग रहा था कि उसका कोचिंग संस्थान बहुत अच्छा चलेगा। अब इधर दिन भर जाकर कोचिंग में पढ़ाता था अकेले ही, और जब रात को घर जाता था तो पत्नी अलग ही व्यवहार करती थी, घर वाले अलग ही व्यवहार करते थे। धीरे धीरे शादी को 3 से 4 साल बीत जाता है, कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता। लाख कोशिशों के बावजूद भी अब धर्मेंद्र परेशान होने लगता है। बेटे की चाहत और उधर कोचिंग संस्थान चलाने की चाहत में वह दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। एक दिन रात में जब वह घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, 4 साल हो गया है तुम्हारे शादी को, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते हो।
अब धर्मेंद्र को लगता है कि वाकई में कोई कमी है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। धर्मेंद्र अपने पत्नी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर से बातचीत करता है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1.5 साल हो जाता है। एक दिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, रेनू। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका बच्चा अपने आप गिर जाता है। अब वह माँ नहीं बन पा रही थी। वह भी बेहद परेशान थी। सहेलियों के ताने अलग उसे सुनने को मिलते थे, घर वालों के ताने अलग सुनने को मिलते थे। अब एक दिन जब धर्मेंद्र कोचिंग पढ़ाकर शाम को घर लौटता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हारी पत्नी लगता है कि बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। एक काम करो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो। और जैसे ही यह बात धर्मेंद्र सुनता है वह हैरान रह जाता है। उसकी पढ़ी लिखी माँ दूसरी शादी करने की बात कह रही है, सिर्फ एक बच्चे के लिए। और इधर जब वह बात पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी बैठकर खून के आंसू रो रही थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा कर्म खराब किया है कि वो आज इस तरह ताने सुन रही है। अब वह बेहद परेशान हो जाती है। इधर धर्मेंद्र भी बहुत परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद अब धर्मेंद्र का मन ना कोचिंग पढ़ाने में लगता था, ना घर पे लगता था। वह बेहद परेशान हो चुका था। इधर रेनू भी बेहद परेशान थी, अपने घर वालों से बातचीत करती। अब घर वाले डॉक्टर से इलाज की बात ही कहते। तभी एक उसकी सहेली कहती है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वह जिसके सर पर हाथ रख देता है वह निश्चित ही उसका जो भी दुख होता है वह हर लेता है और उसका समाधान करता है। अब एक आस लिए, एक उम्मीद जगती है रेनू के मन में, और रेनू अपने पति से बातचीत करती है। पति अपनी पत्नी धर्मेंद्र अपनी पत्नी रेनू को लेकर और उस सहेली को लेकर झाड़ फूक करने वाले उस बाबा के पास, उमेश कुमार के पास पहुंचती है, जो कि वहीं कॉलोनी से कुछ दूरी पर रहता था, एक छोटी सी झोपड़ी में। सब वहां पहुंचता है तो बाबा से बातचीत करता है। उमेश बाबा को अपनी सारी समस्या बताता है। उमेश कुमार बिहार का रहने वाला रहता है। वह किसी काम से दिल्ली आया था, लेकिन जब काम में असफल हो जाता है तो बड़ी सिद्धि हासिल करता है, और सिद्धि हासिल करने के बाद अब लोगों की झाड़ फूक करने लगता है। अब कुछ लोगों को आराम मिलता तो कुछ लोग उमेश बाबा का नाम लेते कि बाबा बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही ईमानदार है। अब इधर रेनू और धर्मेंद्र बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा को जड़ी बूटियाँ देता है हाथों में बांधने के लिए। पति पत्नी जड़ी बूटियों को बांधते हैं। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। फिर दोनों उस बाबा के पास जाते हैं और जाकर बताते हैं कि अभी भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, घर की सारी तरक्की रुकी हुई है, आखिर क्या किया जाए। उमेश बताता है कि देखो, एक और उपाय है, तुम अपने घर में किसी किन्नर को शरण दो और उसकी सेवा सत्कार करो, भूखे जानवरों को खाना खिलाया करो और दान पुण्य किया करो, तो तुम्हारे घर में ज़रूर तरक्की होगी और तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा। अब धर्मेंद्र कहता है कि बाबा, मैं किन्नर कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। अब कई किन्नरों से बातचीत करता है, लेकिन कोई भी किन्नर उसके घर में रहने के लिए तैयार नहीं होता। पैसे देने की बात भी धर्मेंद्र करता, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। अब वह उमेश बाबा के पास जाकर बातचीत करता है, तो जो उमेश कुमार रहता है झाड़ फूक करने वाला, वैसा वह बताता है कि ठीक है, वह एक किन्नर की व्यवस्था करेगा, लेकिन उसके लिए करीब 50 से 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और यकीनन तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा। यह बात बाबा कहता है। अब धर्मेंद्र बड़ा खुश होता है और खुश होकर सोचता है कि क्यों ना एक बार पैसे खर्च किए जाए। अब वह उमेश कुमार को करीब 50 से 60 हज़ार रुपये देता है धर्मेंद्र, और एक किन्नर की व्यवस्था करने के लिए कहता है। उधर बाबा एक किन्नर की व्यवस्था करता है, जो देखने में बिल्कुल किन्नर की तरह, नाम राश्री रहता है। राश्री को करीब कुछ पैसे देता है और कुछ पैसे बाबा अपने पास रख लेता है। राश्री को वह तैयार करता है किन्नर को, और कहता है कि देखो, तुम्हें इनके घर जाकर रहना है, सेवा सत्कार करना है, और इनका जो थोड़ा बहुत काम होगा वह तुम्हें करना है, और जो भी यह कहेंगे वह तुम करना। अब किन्नर को लेकर धर्मेंद्र अपने घर जाता है, और जब घर जाता है तो घर वाले, माँ बाप उसके बेटे से पूछते हैं कि यह किन्नर तुम घर पर क्यों लेकर आए हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। धर्मेंद्र कहता है कि एक बाबा ने कहा है कि किन्नर को घर पे रखने से खुशहाली आएगी और जो भी घर की समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। अब माँ बाप इस आस में रहते हैं कि चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब किन्नर की सेवा करके भी देख लेते हैं। अब रोज़ाना किन्नर नहा धोकर तैयार होता राश्री,
और कभी मार्केट सामान लाने के लिए भेज दिया जाता था, कभी सब्जी लेकर आता था और घर पर रहने लगता है। लेकिन इसी बीच अब मोहल्ले वाले ताना मारने लगते हैं तो उसके माँ बाप घर छोड़कर वहाँ से अपने गांव चले जाते हैं। जब गांव चले जाते हैं तो अब घर पर किन्नर और उसकी पत्नी रेनू अकेले दोनों ही रहते। इधर धर्मेंद्र इतना अपने माँ बाप के तानों से थक चुका था कि उसके माँ बाप के जाने से कोई गम नहीं था। वो अपनी पत्नी को बेहद मानता था। अब उसकी पत्नी आए दिन दोस्तों से बातें करती, अपनी सहेलियों से बातें करती, जब फ्री होती तो टीवी देखती। और इधर किन्नर भी अकेले घर पर बोर होता तो दोनों बैठकर टीवी देखते साथ में और बातचीत करते। अब बातचीत करते करते न जाने कब दोनों की जो नज़दीकियाँ रहती हैं वो बेहद गहरी होने लगती हैं। यानी कि दोनों रेनू और किन्नर राशि दोनों नज़दीक आने लगते हैं। इधर धर्मेंद्र दिन भर कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता और शाम को थका हारा घर पे आता। अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। धर्मेंद्र को कुछ पता नहीं रहता है। धर्मेंद्र उधर जैसे ही कोचिंग जाता वैसे ही किन्नर और रेनू बैठकर बातें करते। अब बात इतनी गहरी हो जाती है कि रेनू बैठकर अपने दुखों को किन्नर से सुनाती और किन्नर उसके दुखों को सुनता। अब एक दिन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी रहती है कि दोनों बातों ही बातों में किन्नर जब वो अपना दुख सुनाकर रोने लगती है, किन्नर उसे गले से लगा लेता है और गले से लगाने के बाद उसके कमरे में जाता है और कमरे में ले जाने के बाद अब उसके साथ वह किन्नर रेनू के साथ, अपने मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। रेनू कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो किन्नर कहता है कि मैं जो खुशी आपको चाहिए वो खुशी मैं दे सकता हूँ। अब यह सुनते ही रेनू हैरान रह जाती है कि वाकई में यह किन्नर ही है या फिर कोई और है। अब रेनू भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। दोनों की चाहत इस कदर बढ़ गई थी कि रेनू अब उसके साथ संबंध बनाने लगती है। संबंधों का दौर अब शुरू हो चुका था। जब भी धर्मेंद्र कोचिंग पढ़ाने के लिए अपने संस्थान जाता तो इधर किन्नर रेनू के साथ बंद कमरे में समय व्यतीत करता। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है। करीब साल 2021 आ जाता है। उधर पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो अपने पति धर्मेंद्र को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब डॉक्टर के पास लेकर जाता है धर्मेंद्र। तो डॉक्टर भी कहता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द बच्चे को जन्म देगी। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अब धर्मेंद्र बेहद खुश होता है और किन्नर को सलाखों पे रखने लगता है। सुबह उठकर कभी किन्नर का पैर छूता तो कभी उसे खाने पीने के लिए पैसे देता, कभी कुछ सामान लेकर आता तो कभी साथ में घूमने के लिए लेकर जाता। अब इधर ताने बाने सुनकर समाज का वह थक चुका था। इधर जब 1 साल पूरे होते हैं 9 महीने तो रेनू एक बच्चे को जन्म देती है। जब रेनू एक बच्चे को जन्म देती है तो इधर धर्मेंद्र बेहद खुश होता है और बाबा ओझा उमेश के पास जाता है और जाकर बताता है। उमेश कहता है कि देखो मैंने कहा था कि देर है अंधेर नहीं है, तुम्हारे घर में बच्ची आई है, लक्ष्मी आई है, बहुत अच्छी बात है, जाओ ऐश करो। इधर धर्मेंद्र बाबा का पैर वगैरह छूकर वहाँ से मिठाइयाँ वगैरह खिलाता है और जाकर अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप भी बेहद खुश होते हैं और फिर से शहर अपने बेटे के पास आते हैं और शहर आने के बाद अब अपने बेटे के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजरता है। अब किन्नर का काम खत्म हो चुका था लेकिन किन्नर को फिर भी लोग घर में रखे थे। अब जब उसके माता पिता फिर से बाहर जाते तो लोग अजीब अजीब बातें करते। लोग बताते कि वह किन्नर नहीं है बल्कि एक मर्द है और उसने ही तुम्हारे बहू के साथ संबंध बनाया है और यह बच्चा पैदा हुआ है। कहीं ना कहीं कमी तुम्हारे बेटे में ही थी। अब तरह तरह की बातें सुनकर माँ पक जाती है। अब माँ जब शाम को बेटा आता है तो बेटे को बताती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि उस किन्नर का है। अब धर्मेंद्र पक चुका था। अब वो अपने माँ और पिता को फिर से घर जाने के लिए कहता है और घर भेज देता है। दोनों घर चले जाते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जब भी पढ़ाता था तो वह खोया खोया रहता था। वह परेशान रहता था अपनी माँ की बातों को सुनकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह किन्नर नहीं बल्कि एक मर्द है और उसने ही उसकी बीवी के साथ ऐसी हरकत की है जिससे बच्चा पैदा हुआ है। अब लोग उसे ताने मारते थे। दोस्त भी हंसी मजाक में तरह तरह की बातें करते। धर्मेंद्र जब परेशान हो जाता है एक रात अपनी पत्नी के पास जब सोने के लिए जाता है और किन्नर को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और इधर अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी बताती है कि ऐसा नहीं है, समाज है, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे और हमें सुनना है।
अब एक घर में बच्ची आई है, उसकी देख रेख करो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। धर्मेंद्र सोचता है कि पत्नी सही कह रही है, आखिर ये बेटी तो उसी की है, भला किन्नर कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। अब धर्मेंद्र तरह तरह की बातें सुनता है। उसके बाद वह अगले ही दिन जब कोचिंग संस्थान जाता है तो एक लड़का धर्मेंद्र को इनवाइट करता है, उसके घर पर कुछ प्रोग्राम रहता है। अब धर्मेंद्र उस रात प्रोग्राम में जाता है और रात करीब 11 साढ़े 11 बजे बज रहे थे। वह साल 2023 यानी कि फरवरी का महीना, ठंडी का दिन, रात करीब 11 बजे जब वह घर आता है, दरवाज़ा देखता है कि बंद है और जब वह दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो कोई फिर दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। पत्नी फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी और उधर घर में बिल्कुल सन्नाटा था। अब वह किसी तरह पीछे के दरवाजे से जाता है, बाउंड्री वाल कूद कर, और जब घर में अंदर जाता है, दरवाज़ा खोलता है किसी तरह से, और जब अंदर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। और जब वह किन्नर के कमरे में जाता है, राश्री के कमरे में, तो देखता है कि उसके कमरे की लाइट जल रही है। और जब आवाज़ लगाता है तो उसकी पत्नी उठकर आती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो वह सन्न रह जाती है, क्योंकि बेटी अपने कमरे में थी, छोटी बेटी जो उसकी थी, और वह किन्नर के कमरे में थी। अब धर्मेंद्र जब दोनों को एक साथ कमरे में देखता है तो वह सन्न रह जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यार तुम लोग क्या कर रहे थे। तभी रेनू कहती है कि मैं बैठकर बातें कर रही थी, ताकि तुम आ जाओगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगी। धर्मेंद्र कहता है कि मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पत्नी कहती है फ़ोन बेटी के पास है। अब उस रात जो है फिर धर्मेंद्र कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब धर्मेंद्र को माँ की बताई हुई बातों को विश्वास होने लगता है। अब वह एक रात सब घर पर अपनी पत्नी को बता के जाता है और कमरे की चाबी लेकर जाता है। एक चाबी बीवी के पास रहता है, एक चाबी उसके पास रहता है, और वह कहता है कि आज रात वह घर पर नहीं आएगा। फिर वह पिछले दरवाजे को बंद करता है और चला जाता है। और जब रात होती है, पिछले दरवाजे से आता है तो वह फिर से देखता है कि घर में बेटी छोटी उसके अपने कमरे में है, सो रही है, और पत्नी अपने कमरे में नहीं है। तो वह किन्नर के कमरे में जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है कि आपत्तिजनक स्थिति में किन्नर और उसकी पत्नी दोनों मौजूद हैं। अब वह देखते कि हैरान रह जाता है और किन्नर की पिटाई करने लगता है। और जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है तो हैरान रह जाता है। वह किन्नर नहीं बल्कि एक मर्द था जिसकी उम्र 27 से 28 साल थी। अब राश्री को मारता पीटता है और इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। पत्नी बचाने की कोशिश करती है और अपने पति से कहती है कि शोर ना मचाओ, लोग जान जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। पत्नी माफ़ी भी मांगती है, लेकिन धर्मेंद्र इतना गुस्से में रहता है कि जिस पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, घर पर भेज दिया, साथ नहीं रखता है, उस पत्नी ने उसे धोखा दिया। अब वो किन्नर को और अपनी पत्नी की इस कदर पिटाई करता है कि किन्नर की हालत ख़राब हो जाती है और देखते ही देखते मोहल्ले वाले भी जग जाते हैं। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और दरवाज़ा खुलवा कर जब अंदर जाती है तो देखती है कि किन्नर बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी हालत बेहद ख़राब है, सर फटा हुआ है और चेहरे से खून आ रहा है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका इलाज कराने के बाद पुलिस अब थाने लेकर आती है धर्मेंद्र, उसकी पत्नी और किन्नर को। पूछताछ होती है तो पत्नी सारी हकीकत बयां करती है और बताती है कि यह बेटी जो है यह इसी किन्नर राश्री का है और बच्चा नहीं पैदा हो रहा था तो एक ओझा उमेश से उसने मुलाकात की थी और उमेश ने इसे किन्नर बनाकर भेजा था। लेकिन मुझे बच्ची चाहिए थी क्योंकि मैं ताने सुन सुनकर परेशान थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि यह किन्नर है या फिर मर्द, और इसका पति बच्चा नहीं पैदा कर सकता था, धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र भी बेहद हैरान था। अब वो अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। इधर ससुराल वाले भी आते हैं और पंचायत होती है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलता है। अंततः धर्मेंद्र अपनी पत्नी को छोड़ देता, अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है और पत्नी अपने बेटी को लेकर रेनू अपने घर चली जाती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। अक्सर कर लोग भावनाओं में बह जाते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं उनके परिवार में जो विपत्ति रहती है, जो दुख होता है, वो और भी बढ़ जाता है और फिर हाथ कुछ भी नहीं लगता। घर से, परिवार वालों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है।
तो साथियों, अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर करिए ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और इन बाबाओं से, ऐसे ऐसे ढोंगियों से लोग दूर रहें। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।